वेलकम स्टूडेंट्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं पवन द्विवेदी इजी फिजिक्स। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियो देखते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3 का ये तीसरा वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। साथ ही आज न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे जो किरचॉफ के लॉ पे आधारित होगी, एनसीईआरटी और प्रतिरोधों के संयोजन पे। दो नियम हैं किरचॉफ के, केसीएल और केबीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला नियम केसीएल को समझें कि क्या है। सर्किट में धारा का मान निकालने के लिए सर्किट में कई धाराएं किसी बिंदु पर आती हैं और उसी बिंदु से जाती भी हैं, दूसरे दिशाओं में जाती हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट ऑन एनी जंक्शन पॉइंट इज इक्वल्स टू 0, समेशन आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। धारा का योग शून्य होता है। अब इसको लागू करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी है, वो ये है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे, नोड पे जितनी धाराएं आती हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं और जितनी संधि से दूर जाती हैं उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं। तो संधि की ओर आने वाली सारी धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली सारी धाराएं ऋणात्मक। देखिए कैसे इसको लागू करते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें दो करंट I1 और I2 जंक्शन पॉइंट O की तरफ आ रही हैं और तीन धाराएं I3, I4 और I5 ये इस संधि स्थल से, इस नोड से बाहर की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाली दोनों प्लस और जाने वाली तीन माइनस, तो आने वाली का योग जाने वाली के योगफल के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि I1 प्लस I2 ये दो प्लस और माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इन सब का सम क्या आएगा, 0 आएगा। हम इसको लिख सकते हैं, पक्षांतर करेंगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के जंक्शन पॉइंट पे आने वाली धाराएं और वहाँ से जाने वाली धाराओं का योगफल नियत रहता है, आवेश कहीं भी रुकता नहीं है। तो ये नियम आवेश संरक्षण के नियम पर भी आधारित है। ये आपको बात याद रखनी है कि यह नियम आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। अब हम दूसरा नियम समझते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप रूल। ये क्या है? मैश रूल है, क्लोज्ड मैश रूल है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स लगे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें कैपेसिटर्स हो सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंसेज हो सकते हैं, उसमें करंट्स कई सेल से आ सकती है, जा सकती है। तो सर्किट कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो किरचॉफ ने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की धारा और रेजिस्टेंस और वोल्टेज को निकालने के लिए जो रूल दिए हैं वही ये हैं। उनमें से दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जब हम सूत्र निकालेंगे तो इसी किरचॉफ के दूसरे नियम का यूज़ करेंगे। अब ये कैसा है, जरा इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। किसी बंद विद्युत परिपथ यानी लूप, क्लोज्ड मैश के विभिन्न प्रतिरोधों एवं उसमें बहने वाली संगत धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग, किस किस का? प्रतिरोध का और उसमें बहने वाली धाराओं का, यानी RI, उनका बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों EMF के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यानी सिग्मा RI समेशन RI इक्वल्स टू सिग्मा E समेशन E। ये E विद्युत वाहक बल EMF कहलाता है। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि RI का गुणनफल किसी भी क्लोज्ड मैश में, बंद परिपथ में, जहाँ से चले वहीं आ जाएं, वो क्लोज सर्किट, क्लोज्ड मैश में, किसी जाल में, सर्किट में R और I रेजिस्टेंस और धारा के प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का योग, ये समेशन यानी योग, उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अब इसमें भी एक साइन कन्वेंशन है इसको लागू करने के लिए। वो क्या है? इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने RI लेना है और राइट हैंड साइड में E लेना है।
तो जब हम किसी भी क्लोज्ड मेश में धारा के डायरेक्शन में चलते हैं तो आर को क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और धारा के अपोजिट चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे तो आर को निगेटिव लेंगे। ऐसे ही सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, माइनस और प्लस। यदि सेल में माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो ईएमएफ को पॉजिटिव यानी धनात्मक लेते हैं, और प्लस इलेक्ट्रोड से माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो ई को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये इसका साइन कन्वेंशन है। धारा की दिशा में चलें तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं, और धारा की विपरीत दिशा में चलने पर आर को ऋणात्मक लेते हैं। इसी प्रकार सेल में ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे, और धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेंगे। कुछ एग्जाम्पल से ये समझ में आएगा, हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। ये एक सर्किट है, ये क्लोज्ड लूप है, ये बंद परिपथ है। इसके 2 हिस्से हैं, 2 खंड हैं। एक है ADCBA, यहाँ से शुरू करें और यहीं आ जाएं तो ये क्लोज सर्किल है, और दूसरा है CDEFC। इसमें हम दोनों कंसीडर करेंगे और कैसे होगा। ये हमारा नियम है सिग्मा RI = सिग्मा E। तो हम सबसे पहले पहला वाला लेते हैं, ADCBA। इसमें कैसे होगा, जब हम A से D की तरफ चलेंगे तो यहाँ ये सेल जो E2 पड़ रहा है उसमें हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, यानी इस E2 को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। जब हम I2 और R2 को देखते हैं तो जब हम D से C की तरफ जाएंगे तो I2 बाहर की तरफ आ रही है और हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं धारा की, तो I2 R2 ऋणात्मक होगा। और यहाँ B से A की तरफ जाएंगे तो R1 और I1, ये I1 की दिशा में ही हम चल रहे हैं तो I1 R1 पॉजिटिव आएगा, और E1 पॉजिटिव आएगा बिकॉज हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए I1 R1 प्लस है। सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं A से D की तरफ, तो धारा की विपरीत दिशा में गए तो I2 R2 क्या आएगा, ऋणात्मक। ऊपर गए, यहाँ धारा की दिशा में गए तो I1 R1 का आएगा, प्लस का। E1 यहाँ से यहाँ गए तो माइनस से प्लस की तरफ, तो E1 का आएगा, प्लस का। और जब हम यहाँ से यहाँ गए थे तो प्लस इलेक्ट्रोड से माइनस इलेक्ट्रोड, तो E2 का आएगा, माइनस का आएगा। इस तरह से हमें लगाना है। ये समीकरण 1 हो गया। अब नीचे वाले में हम देखते हैं CDEFC में यहाँ से यहाँ गए तो I2 बाहर जा रही है और उसी तरफ हम जा रहे हैं, I2 R2 का गुणनफल क्या आएगा, प्लस। जब हम E बिंदु पर आए तो ऊपर से आने वाली धारा और ये धाराएं दोनों मिल गई तो यहाँ I1 + I2 हो गई। धारा की दिशा में ही हम चल रहे हैं तो I1 + I2 भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, और इंटू R3। ऊपर C से D की तरफ गए तो माइनस से प्लस की तरफ, तो यहाँ प्लस में क्या आएगा, E2 आएगा। इस तरफ क्या आएगा, E2 आएगा प्लस का। तो इस तरह से हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। RI एक तरफ, E एक तरफ। RI में धारा की दिशा में चलें तो RI प्लस, धारा के अपोजिट चलें तो RI माइनस। EMF में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की चलें तो EMF प्लस, धन से ऋण की तरफ चलें तो EMF माइनस। ये हमको कन्वेंशन याद रखनी पड़ेगी, तब जाके हम किरचॉफ के नियम को किसी भी सवाल को हल करने के लिए, सर्किट के रेजिस्टेंस को या धारा को निकालने के लिए लगा सकते हैं। चलिए हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये और बता दूं कि ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। पहला वाला आवेश संरक्षण और दूसरा वाला ऊर्जा संरक्षण नियम को फॉलो करता है। तो हम अब न्यूमेरिकल करते हैं इस पे बेस्ड। पहला बड़ा सरल है, एक डायग्राम आपको दिया गया है। ये NCERT के ही हैं, NCERT की बुक के न्यूमेरिकल्स हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं I कैलकुलेट करना है, ये I है। यहाँ पर ये जंक्शन पॉइंट पे 2 एम्पियर धारा आ रही है, 4 एम्पियर आ रही है, और जंक्शन से इस जंक्शन से जाने वाली धाराएं हैं 0.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर और I। ये सारी जाने वाली हैं और ये आने वाली हैं। इसका मतलब है जाने वाली और आने वाली का योग, जाने वाली और आने वाली का योगफल क्या होगा, बराबर होगा। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो इस संधि पर आने वाली क्या है, 2 और 4, तो 2 + 4 एम्पियर, और जाने वाली कौन कौन सी, ये सारी 1.5, 2, I और 0.5। इन सबको जोड़ देंगे तो 1.5 और 0.5 हो गया 2, 2 और 2 4, और ये 2 और 4 6। I क्या आ जाएगा, 6 - 4 पक्षांतर हो गया 2 एम्पियर।
इस तरह से 2 एम्पियर बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया। एक किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा है। सेकंड को हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। ये एक डायग्राम हमें दिया गया है। इस डायग्राम में P और Q के बीच में, ये P है और ये Q है, इसके बीच में वोल्टेज निकालना है। कैसे निकलेगा? ये इतने रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ये क्लोज लूप है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। ये 2 एम्पियर धारा इस जंक्शन पॉइंट P पे आ रही है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस वाली ब्रांच से I1 धारा जा रही है, इस वाली ब्रांच से I2 धारा जा रही है। तो जंक्शन पर आने वाली क्या है? 2, तो ये पॉजिटिव होगी, और जाने वाली क्या है? I1 और I2, तो निगेटिव होगी। तो 2A और बाकी का उसमें सेल है नहीं, तो बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो पहला नियम यदि लगाएंगे तो ये होगा 2 आने वाली और I1 और I2 जाने वाली, तो 2 माइनस I1 माइनस I2, या 2 इजिकल टू I1 प्लस I2। इससे हम I2 निकाल लेंगे तो I2 बराबर आएगा 2 माइनस I1। ये हमारा एक समीकरण आ गया। अब हम सेकेंड लॉ लगाएंगे। कैसे? RI निकालना है हमें। तो हम यहाँ से जब चले, यहाँ से हमने चलना शुरू किया तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं यहाँ तक। तो धारा की दिशा में कितने प्रतिरोध पड़ रहे हैं? 1, 2 और 3। तो धारा का और उन प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल आएगा। तो 1, 2 और 3 इन सबको जोड़ के हम I1 का गुणा कर दें। जब हम इससे आगे बढ़े तो I2 धारा इस तरफ आ रही P से Q, और हम जा रहे हैं Q से P, यानी अपोजिट जा रहे हैं धारा के। तो 4I2 का आएगा? निगेटिव आएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 6, 6I माइनस 4I2 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 2 हो गया। ये I2 का मान उठा के हम इसमें रख देंगे इस I2 की जगह। तो 6I1 माइनस 4 2 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। 6I1 ये मल्टीप्लाई हुआ, 4 दूनी 8 माइनस 8, और ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ प्लस 4I1। 6 और 4 10I1 हो जाएगा। तो 10I1 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। पक्षांतर करिए 8 का, तो 10I1 इक्वल्स टू 8, I1 इक्वल्स टू 8/10, यानी 0.8 एम्पियर हमारी I1 करंट आ गई। I2 कैसे निकलेगी? ये यहाँ है 2 माइनस I1 इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मान रखा तो 2 माइनस 0.8 I1 का मान है, तो I2 आ गई 1.2 एम्पियर। अब हमें P और Q के बीच में वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक्चुअली तो ये कैसे निकलता है? ओम्स लॉ से। V इक्वल टू RI। तो R कितना है इधर? 4 ओम। I कौन सी है? I2। तो 4 ओम में I2 की वैल्यू का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। देखिएगा V इक्वल टू क्या होगा? 4I2, तो 4 इंटू 1.2 यानी 4.8 वोल्ट। तो इस तरह से हमने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। तो किरचॉफ के नियम से आप धारा भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी जटिल सर्किट में इन मानों को निकालने के लिए किरचॉफ के नियम बहुत अहम हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको ज़रूर समझने का प्रयास करिए और इनको करिएगा। ये आप न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने इस पिछले वीडियो में प्रतिरोधों का श्रेणी और समानांतर क्रम संयोजन किया था, लेकिन उसके एग्जाम्पल हमने नहीं किए थे, उसके न्यूमेरिकल हमने नहीं किए थे। तो कुछ न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। पहला सीरीज का, ये एक सवाल है। इसका एक सेक्शन ये है, यदि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा, यदि प्रतिरोधों को 12 बेल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता पात पोटेंशियल ड्रॉप कितना पोटेंशियल होगा वो ज्ञात कीजिए। सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है, आपको पता है। पैरेलल में पोटेंशियल एक सा होता है, धारा यहाँ पर एक सी होती है, वहाँ धारा अलग अलग होती है। तो ये हमारा डायग्राम है। 1 ओम 2 ओम 3 ओम सीरीज में लग गए, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। पोटेंशियल ड्रॉप सपोज कीजिए R1 के सिरों पर V1 है, R2 पे V2 है और R3 पे V3 है। तो सबसे पहले हम पहला करेंगे A। तो ये तो सिंपल है, आपको पता है कि सीरीज में जो तुल्य प्रतिरोध है या रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो सारे सीरीज में लगे रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 1, R2 2 और ये 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 ओम। ये पहला उत्तर आ गया हमारा, तो सिंपल था। 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। अब हमें ये I निकालना पड़ेगी। पहले I कैसे निकलेगी?
हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो ओम के नियम से निकल जाएगी, V इजकल टू आर आई, तो I इजकल टू वी अपॉन आर। V कितना 12 ये दिया है, R कितना आया 6, 6 दूनी 12, तो I हमारी क्या आ गई 2 एम्पेयर। ये I पूरे प्रतिरोधों के सिरों पर यही रहेगी, तो हम उससे वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। तो हम R1 के सिरों पर निकालते हैं वोल्ट तपात यानी पोटेंशियल ड्रॉप, तो V1 इजकल टू R1I, R1 क्या 1, I जो हमने निकाली वो कितनी 2, तो 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 वोल्ट आ जाएगा। V2 ऐसे निकाल दीजिए तो R2I, R2 की वैल्यू क्या 2 ओम और I की वैल्यू क्या है, ये तो 2 ही रहेगी, 2 दूनी 4, ये 4 वोल्ट आ गया। V3 में R3I हो जाएगा, R3 कितना 3, I कितनी 2, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, तो ये 6 वोल्ट आ गया। इस तरह से हमने I भी निकाल ली, ये A की वैल्यू निकाल ली 6 ओम, और अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों पर पोटेंशियल भी निकाल लिया। तो ये हमारा श्रेणी क्रम का एक सवाल हुआ। अब हम पैरेलल का करते हैं। ऐसे ही पैरेलल में आपको एक सवाल है, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, पार्श्व यानी समानांतर पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। और यदि इस संयोजन को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है पैरेलल में ऐसे जुड़ते हैं, R1 2 है, R2 4 है, R3 5 है। पैरेलल में धारा अलग अलग होती है, I जाती है 3 हिस्सों में बट जाती है, R1 से जाने वाली I1, ये R2 से जाने वाली I2 और R3 से जाने वाली I3। पोटेंशियल सबके सिरों पर वही है। सबसे पहले हम A वाला करें कि तीनों का कुल प्रतिरोध निकालें। तो समानांतर में सूत्र आपको पता है क्या होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 की वैल्यू 2, R2 की 4 और ये 5, LCM 20 आ जाएगा। 20 जब LCM लिया और इसको सॉल्व किया तो 2 10 20, तो 10 का 1 में गुणा किया तो 10, और 4 का 20 में भाग दिया तो 5 बार गया, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 4 एकम 4, ये सब टोटल कर लीजिए 19 आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, आंसर में वो इतना लिखाते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर में पूछा क्या गया है, 1/R की वैल्यू थोड़ी पूछी गई R की वैल्यू, तो R की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप पलटा देंगे, तो ये 19/20 की जगह क्या हो जाएगा 20/19। लास्ट में कई बार गलती होती है। और एक बात ध्यान रखिए, हमेशा कोई भी सवाल करें लास्ट में यूनिट आपको ज़रूर लिखना है, आधा नंबर यूनिट का कट जाता है। कोई डेरिवेशन कर रहे हैं तो भी आपको यूनिट लिखना है, कोई सवाल कर रहे हैं तो भी आपको यूनिट तो उसकी लिखना ही है, मात्रक उसका लिखना पड़ेगा। साथ ही यदि कोई परिभाषा पूछी गई है तो SI पद्धति में उसका मात्रक लिखे आइए, विमी सूत्र याद है तो वो भी लिखाइए। परिभाषा पूछी जाती है, आप केवल परिभाषा लिख के उसको छोड़ देते हैं, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाता है, पूरी बात आपकी, क्योंकि बोर्ड का जो मॉडल आंसर आता है उसमें आप देखिएगा तो यदि परिभाषा पूछी गई है तो मात्रक भी लिखा जाता है, तो मात्रक आप लिख देंगे तो सही माना जाएगा, इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा। और यदि डायमेंशनल फार्मूला याद है या निकाल सकते हैं आप तो वो भी लिखिए। और डेरिवेशन करिएगा तो डेरिवेशन के लास्ट में भी, जैसे आपने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो तीव्रता I E इक्वल टू 1/4πε0 2p/R3, यहाँ आप बगल में लिखिए न्यूटन प्रति कूलाम, ये उसका यूनिट है, और उस पर बॉक्स बना दीजिएगा, अच्छे से बॉक्स बनाइए जिससे अच्छा लगे, सफाई से लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा वाला हिस्सा इसका था कि 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध इसमें इसलिए नगण्य कहा है, एक विद्युत वाहक बल से सूत्र निकलता है E इक्वल टू R प्लस R, I इक्वल टू E/R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध होता है, वही ओम का नियम भी है। तो वो हम विद्युत वाहक बल डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी हम ओम के नियम से इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले V कितना दिया है 20 वोल्ट, R कितना है हमने जो निकाला 20/19 20/19, तो V की वैल्यू रख देंगे, R की रख देंगे, तो V की वैल्यू ऊपर आएगी 20/20/19, ये पलट जाएगा, 19 ऊपर जाएगा, ये 20 से ये 20 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 19 एम्पियर क्या आ गई कुल धारा।
अब हमें ये धारा निकालना है, कुल धारा हमने निकाल ली, बैटरी से ली गई, ये अलग अलग निकालना है। तो अलग अलग निकलेंगे तो फार्मूला यही लगेगा, लेकिन वोल्टेज सबके पास बराबर है, तो R1 से बहने वाली धारा क्या होगी, V/R1। केवल प्रतिरोध भाग अलग अलग हो जाएगा। ये टोटल प्रतिरोध था तो टोटल धारा आ गई। अब इंडिविजुअल करंट निकालना है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का भाग होगा। पहला रेजिस्टेंस क्या है, 2 का 20 में भाग दिया, 10 एम्पियर आ गई। R2 से क्या हो जाएगा, 20 में कितने का भाग होगा, 4 का, V/R2, I2 बराबर, तो ये 5 एम्पियर आ जाएगा। तीसरे में किसका भाग होगा, 5 का हो जाएगा क्योंकि 5 ओम है, तो V/R3, I3 = 20/5, ये 4 एम्पियर। अब देख लीजिए टोटल 10 और 5 15 और 4 19, ये 19 एम्पियर आ रही है, इसका मतलब है ये सही है। तो इस तरह से ये समानांतर क्रम का एक सवाल हुआ, ये भी NCERT का सवाल है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको आज का सवाल और किरचॉफ के नियम दोनों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, उसका डेरिवेशन और किरचॉफ के नियम को फिर से हम आपको लगा के बताएंगे कि किस तरह से किरचॉफ के नियम इसमें लगे हुए हैं। तब तक आप तैयारी कीजिएगा, वीडियो देखिएगा और फिजिक्स पढ़िएगा और घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स को समझिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।